कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भाग 2 भूगोल पर आधारित चैप्टर अध्याय 1 है। भूगोल वाले भाग में संसाधन एवं विकास, इसका एक वीडियो यानी एक पार्ट बन गया है, जिसको आप देख लें। अगर देख चुके हैं तो ये अगला वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। नंबर 1 या नंबर क, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। तो जो जटिल प्रक्रिया है, जो उसके सोपान हैं, यानी इस किसी भी संसाधन को नियोजित करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास कितने संसाधन है उसकी पहचान करनी होगी, उसकी तालिका बनानी होगी, उसका सर्वेक्षण कराना होगा, उसका मानचित्र बनाना होगा और उसका मतलब क्या एडवांटेज है, क्या उसका गुण है, कितना लाभदायक है और वो कितनी मात्रा में है, इस सब का मापन करना पड़ता है। और दूसरा जो है ख, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। ये ढांचा भी तैयार करना पड़ेगा। और तीसरा है मानव विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजनाओं में और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, तभी इसका नियोजन हो सकता है, अन्यथा व्यवधान उत्पन्न होगा। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं, पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इनके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। तो ये तो समझ गए होंगे, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन है अपने ही, जैसे दक्षिण भारत में जल विद्युत की संभावना है लेकिन उतना विकसित नहीं है, और कुछ पठारी क्षेत्र हैं जहाँ खनिज संसाधन भरपूर हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा है तकनीकी और आर्थिक कमजोरी की वजह से। तो यही ये कह रहा है कि सिर्फ उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका जो है उपयोग प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के रूप में जब तक नहीं किया जा सकता तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के बारे में कहा है कि
हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये गांधी जी के वक्तव्य हैं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ये अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इनके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीकों से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंडसलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की। अब आता है भू संसाधन। संसाधनों में भू संसाधन क्या है? हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान एवं द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान हैं, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र पर 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थितियों के लिए एक महत्वपूर्ण है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। कौन? वो पर्वतीय क्षेत्र। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों का अपार संचय कोष है। अब आप इस तरह इसको देख सकते हो। 43% भूमि पर क्या है? मैदान है। 30% भूमि पर क्या है? पर्वत है। 27% भूमि पर क्या है? पठार है। ये हमारे पास भूमि संसाधन है। अब भूमि संसाधन का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, इसको हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो पहले चित्र पर नज़र डालिए। पहले देखो, जो नीले रंग का है वो का है वन क्षेत्र है, यानी 18.11% जो भूमि है हमारी उस पर वन क्षेत्र है, जबकि होने कितने चाहिए? 33%। तो हमारे पास वन संसाधन की कमी है। अब आइए लाल जो कि भूमि दिख रहा है वो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है, यानी ये खेती के लिए उपयोग में नहीं आ सकता है। वो बंजर भूमि है। वो कितना है? 18.11% है।
यानी जितना हमारे पास वन क्षेत्र है उतना ही बंजर भूमि भी है। अब आप आइए ये 4.9% यानी गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र, ये 4.95% जो भूमि दिख रही है, ये धानी कलर में, गहरा धानी कलर में, वो ऐसे क्षेत्र हैं जो गैर कृषि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें आपका आवास है, शहर है, संस्था है, फैक्ट्री है और सड़क है। ये तमाम यानी जो कृषि के अतिरिक्त कार्य में लिए गए हैं वो हमारे पास भूमि 4.9% है। अब जो ये बैंगनी कलर है वो 4.71% भूमि हमारे पास है। जितना भूमि है उसका 4.71% भूमि क्या है, अस्थाई चरागाहें हैं तथा अन्य गोचर भूमि, यानी ये समझ लीजिए पशुचारण के लिए है। और 1.5% ये जो आसमानी कलर का है ये परती भूमि है। इसी तरह ये नारंगी कृषि योग्य बंजर भूमि है और आसमानी कलर का है 3.5% भूमि है, जो परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि है। और जो 3.73% है भूमि वो वर्तमान परती भूमि है। अब आपके पास एक बड़ा क्षेत्र है जो भी हल्के धानी कलर का है, वो 46.26% है, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कृषि का है। तो इससे देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब भू उपयोग का जो हमने बताया है उसका जो है विवरण इस प्रकार है। भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों में किया जाता है। क्या किया जाता है? वन है, वन क्षेत्र है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कृषि के लिए भूमि नहीं, अयोग्य भूमि है। कौन कौन सी भूमि है इसमें? बंजर और गैर कृषि प्रयोजन वाली, यानी बंजर जिसमें खेती हो ही नहीं सकती, और गैर कृषि वाली है जिस पर इमारतें, सड़क, उद्योग हमने बताया जो बन चुके हैं उस पर भी कृषि नहीं हो सकती, तो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर तीसरा है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में लाई जा रही, जैसे अस्थाई चरागाह हैं, अन्य गोचर भूमि है, विविध वृक्ष फसलों व उपवनों के अधीन भूमि है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उस पर वृक्ष या वृक्ष की फसलें, उद्यान आदि हैं। और है कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 साल से खेती नहीं हो रही है। ये परती के प्रकार हैं, पर ये वो कृषि के अनुपलब्ध भूमि के प्रकार हैं। तो जो बंजर भूमि होती है जहां 5 वर्ष से अधिक तक कृषि नहीं की जा सकती है, नहीं हो रही है, मानी वहाँ 5 साल से कृषि नहीं हो रही है, वो बंजर भूमि है। अब जो है दूसरा आता परती भूमि। तो आपने देखा एक भूमि हो गई वन,
दूसरी भूमि हो गई कृषि के लिए उपलब्ध, जिसमें बंजर और गैर कृषि में लगाई गई भूमि है। नंबर 3 परती है। परती में ऐसी परती है जो कृषि योग्य है लेकिन परती यानी खेती नहीं हो रही है, उसमें चरागाह है, वृक्ष हैं, उद्यान हैं और जिस पर 5 साल से खेती नहीं की जा रही है, वो आ गई आपके परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अब आता है परती भूमि। परती भूमि वर्तमान परती, जहाँ एक कृषि वर्ष या इससे कम समय से खेती न की गई हो, अपना छोड़ दिए होंगे, नहीं करते हैं, ये एक फसल उन्होंने नहीं बोया, तो उसको भी हम वर्तमान परती कहते हैं। और वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि यानी पुरातन परती भूमि, जहाँ 1 से 5 साल तक कृषि न की गई हो, वो पुरातन परती भूमि हो जाती है। अगला पॉइंट आता है शुद्ध यानी निवल, बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र हो जाता है, जहाँ बार बार कृषि की जाती है। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप क्या है? भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का भी सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ, यानी इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण ही नहीं हुआ, उसका कोई आंकड़ा भारत के पास नहीं है। अस्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इस पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इन भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र को बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थली भूमि शामिल हैं। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां,
सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो ये क्या था? भारत में भू उपयोग का प्रतिरूप, यानी उसका किस तरह से उपयोग भारत में भूमि का हो रहा है, उसका प्रतिरूप कैसा है। तो सबसे पहले हमारे पास भूमि कितनी है, हमारे पास जनसंख्या घनत्व कितना है, हमारे पास प्रौद्योगिकी क्षमता क्या है, इसकी सब को देखते हुए हमारे भूमि पर कितनी खेती हो रही है, कितना चारागाह है, कितने पर वन हैं, ये सब जब आप लिखेंगे तो वो भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप कहलाएगा। अब आता है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े भी अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वन के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित हैं और शेष क्षेत्र लवणित और क्षारीय हैं। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन से भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अतिपशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। इसमें मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसने और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इनकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वनरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और
औद्योगिक जल को परिष्करण के कारण विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो आपने देखा कि भूमि निम्नीकरण कैसे कैसे हो रहा है। तो पहली बात, भूमि निम्नीकरण है क्या? भूमि निम्नीकरण ये है कि जब हमारे पास जो भूमि उपलब्ध है, किसी भी कारण से यदि वो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है, तो उसे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। अब आपने देख लिया कि भूमि निम्नीकरण के कितने कारक हैं और इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा वीडियो समाप्त होता है। और इस वीडियो में भी हमने संसाधन के पूरे चैप्टर को कवर नहीं कर पाए। अब हमें तीसरा वीडियो भी बनाना पड़ेगा। तो हमने भूमि के निम्नीकरण तक का अध्ययन किया है। आगे के जो हेडिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक इस वीडियो को देखें और इससे नोट्स